Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विज क्लास 14। यहाँ पर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज का फीचर नहीं है। कौन सा ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, सरकार को बनाना और उसको ऑल्टरनेट करना, ओके उसको हटाना। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जनमत बनाना। नेक्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशन देना लोगों को। नेक्स्ट टू कंट्रोल जुडिशियरी, जुडिशियरी को कंट्रोल करना, विचार व्यवस्था। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर नॉट फंक्शन कहा गया है। सो जुडिशियरी का कंट्रोल करना काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। लोगों को शिक्षा देना, पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये सारे काम हो सकते हैं लेकिन जुडिशियरी को कंट्रोल करना नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर एक तरफ ऑथर है, दूसरी तरफ बुक्स है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है रविंद्र रे, ऑप्शन बी आशीष कुमार रे रॉय, ऑप्शन सी कैथरोल स्प्रे एंड डी संजय कुमार, उनके एडिटेड बुक्स के बारे में। ऑप्शन बुक्स है नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, ऑप्शन टू द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर, ऑप्शन सी जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स। तो कौन सा किसके साथ मैच खाएगा? ओके सो रबीन रे के साथ जाएगा कौन सा ऑप्शन? ए नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार रे के साथ जाएगा द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्प्रे के साथ जाएगा इंडियन यूथ एजुकेशनल पॉलिटिक्स एंड संजय कुमार के साथ जाएगा जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट इन इंडिया। सो ऑप्शन 3। ओके सो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी करल स्प्रे के साथ जाएगा जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट इन इंडिया एंड संजय कुमार के साथ जाएगा इंडियन यूथ एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अर्ली लिबरलिज्म, हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन। सो सीबी मैकफर्सन ने अर्ली लिबरलिज्म को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया, वर्णना किया? ओके ऑल्टरिस्टिक, परहितवादी हिसाब से, डेवलपमेंटल वो विकासवादी हिसाब से, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म सत्य उदारवाद हिसाब से, या वेलफेयरिस्टिक मतलब कल्याणवादी हिसाब से। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैकफर्सन के साथ रिलेटेड है और इनका बुक भी है जो 1973 में पब्लिश हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which of the following statements about बाल गंगाधर तिलक are true? So बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, कौन सा करेक्ट है ये बोलना होगा। फर्स्ट he envisioned the formation of linguistic states, उन्होंने linguistic state बनाने के लिए बात की थी और आगे आए थे। नेक्स्ट he was both रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट, वो रेस्टलेस नेशनलिस्ट मतलब एक साथ वो एक उग्र जातिवादी एंड उसके साथ साथ वो एक रियलिस्ट वास्तववादी भी थे। नेक्स्ट ही प्रेफर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ सोशल फ्रीडम, वो पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं सोशल फ्रीडम से। नेक्स्ट फॉर तिलक पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिबरेशन एंड राइट्स कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्ट एक्शन एंड प्रेशर। तिलक के हिसाब से पॉलिटिकल लिबरेशन ये एंड जो राइट्स है वो अचीव किए जा सकते हैं डायरेक्ट एक्शन एंड प्रोसीड्यूर से। सो कौन सा करेक्ट है तिलक के बारे में? सो फर्स्ट वो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए काम किया था उन्होंने। रियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट दोनों थे। उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम से सोशल फ्रीडम के ऊपर ज्यादा फोकस किया और उन्होंने पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए राइट्स और वो अचीव कर सकते हैं प्रेशर के से। सो ए बी सी डी ऑल सारे बातों को वो उनसे मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किस चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं?
कैरल टू ग्रेव वेलफेयर, मतलब सब विषय में कल्याण करना। नेक्स्ट, मिनिमल स्टेट। नेक्स्ट, पॉजिटिव फ्रीडम एंड सोशल लिबरलिज्म। कौन से ऊपर मॉडर्न लिबरलिज्म है जो वो फोकस नहीं करता है, वो है मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राष्ट्र के कंसेप्ट मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं मानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Supreme Court of India, in its order dated 24th August 2017 in Justice K.S. Puttaswamy रिटायर्ड हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने उस वक्त 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 24 अगस्त को, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर क्या डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन instinct part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of freedom. So the right to privacy जो है हमारा, जो privacy का जो right है वो protected होगा, और किस में आएगा? राइट टू लाइफ के अंदर आएगा और पर्सनल लिबर्टी के आर्टिकल 25 के अंदर आएगा एज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम के हिसाब से। Next, the union government must amend the constitution and add a provision for the right to privacy के लिए और एक आर्टिकल उनको राइट करना चाहिए। या ऑप्शन सी, the right to privacy is protected by आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब वहां पर राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ, वहां पर भी उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन डी, राइट टू प्राइवेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से राइट टू प्राइवेसी आया है। एंड आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज वहां से। ओके, सो कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी को दिया जाए, क्योंकि वहां पर ही व्यक्ति का स्वाधीनता को पर्सनल लिबर्टी के अंदर उसको उस फ्रीडम के साथ साथ जुड़ा जाए। सो ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्रेगोर इन हिज सेलिब्रेटेड टेक्स्ट, मैक्रेगोर की एक फेमस बुक है वो है ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज, हैज गिवन हिज फेमस थियोरेटिकल assumptions, which of the following correct assumption? मैक्रेगोर ने उनके फेमस बुक ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स में एक फेमस थियोरेटिकल assumption प्रोवाइड किया था। वो क्या assumption है? फर्स्ट, द एवरेज ह्यूमन बीइंग विथ रिलेटिवली little ambition prefers to be directed and wishes to avoid responsibility, security is the main concept. So average जो normal human being होता है वो relatively बहुत कम एम्बिशियस होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड एंड विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, सिक्योरिटी उनका मेन कंसर्न है। नेक्स्ट, द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशन, एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग जो प्रॉपर कंडीशन लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशन के अंदर सीखते हैं, नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए नहीं। नेक्स्ट, द एवरेज ह्यूमन बीइंग एज एन इनिशिएट एंटीपैथी टू वर्क, वो उसके प्रति इंटरेस्ट है, विच ही विल अवॉइड इफ ही कैन, वो क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं वो चाहे तो। नेक्स्ट, बेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू साइंस, बेस्ट मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन कर वो एक अच्छा साइंस है। सो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है करेक्ट है? वो है ऑप्शन ए एंड बी। एवरेज ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? लिटिल एम्बिशियस होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने रिस्पॉन्सिबल, वो सिक्योरिटी उनके लिए मेन कंसर्न है, और वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग लर्न्स प्रॉपर कंडीशन नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, Which of the following statement is incorrect about human relations theory? Human relations theory के बारे में ऐसा कौन सा statement है जो गलत है? First कह रहा है informal elements do not play an important role in the overall organizational output. जो informal elements है, informal चीजें हैं, वो organization में overall output पे अच्छा role नहीं play करता है। Next, organization has social ethics instead of individual ethics. Organization के पास social ethics है, individual ethics नहीं है। Next, ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन को हम सोशल सिस्टम की तरह देखते हैं। नेक्स्ट, वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग्स विद ऑल ह्यूमैनिटी एट्रीब्यूट्स, वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, वर्कर्स ह्यूमन बीइंग है विद ऑल ह्यूमैनिटी एट्रीब्यूट्स, उनके पास सारे ह्यूमैनिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो यहाँ पर जो गलत ढूंढना होगा, इनकरेक्ट,
सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इनफॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which of the following is not part of political philosophy of पंडित दीनदयाल उपाध्याय? So दीनदयाल उपाध्याय का इनमें से कौन सा फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ मैन एज एटॉम्स, मैन को एक मनुष्य को विचार करना एक अणु के रूप में। नेक्स्ट, कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है या नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सो करेक्ट आंसर है कंसिडर मैन एज एटॉम्स, मैन को मनुष्य का अणु के हिसाब से उन्होंने कभी नहीं विचार किया था। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। श्री अरविंद कंसीव्स नेशनलिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म को कैसे देखा था? फर्स्ट, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अलग करके स्पिरिचुअली नेशनलिज्म को डिफाइन किया। नेक्स्ट, ए नेशन इज एन ऑर्गेनिज्म, नेशन को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा है उन्होंने। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एज अ रिलीजियन एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड्स, उनको मोरल एटीट्यूड्स की तरह देखा। नेक्स्ट, नेशन एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी की तरफ से देखा। सो करेक्ट आंसर है स्पिरिचुअल भी है वो नेशनलिज्म को देखा है, ऑर्गेनिज्म भी उन्होंने देखा है, एंड उनको एक एस्पिरेशन मोरल एटीट्यूड्स जियोग्राफिकल एंटिटी की तरह उन्होंने नहीं देखा है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी बोथ आर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस और डिस्कस कर दिए हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।